7 जुलाई 2025 मेरे पास एक मेल आता है और उस मेल को देख के मैं सरप्राइज था क्योंकि मेल आया था करण का। अब करण है 25 साल का और उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें 30% का लॉस हो रहा है। जब मैंने ये पोर्टफोलियो देखा तो मैं सरप्राइज था कि ये कैसे स्टॉक्स आपने चूज करे हुए, किसने बताया। अब करण का पोर्टफोलियो देख के ये साफ साफ समझ आ रहा था कि इस पोर्टफोलियो का कोई थीम नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई भी रैंडम कंपनीज खरीद ली है। और इसी वजह से मैं करण को 3 स्टेप सॉल्यूशन बताता हूं। सबसे पहले मैं उसे 20 स्टॉक जो कि मेरे वॉच लिस्ट में थे वो भेजता हूं, उसके पीछे का लॉजिक भेजता हूं। दूसरी चीज थी रे डालियो की ऑल वेदर इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। तीसरा स्टेप मैं उसको वो बताता हूं जिससे वो अपने स्टॉक्स के साथ साथ अपनी वेल्थ को प्रिजर्व कर सकता है और गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेने से भी बच सकता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो रे डालियो का ऑल वेदर पोर्टफोलियो बेसिकली कहता क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि पोर्टफोलियो को ऐसे डिजाइन करो जहां पर जो मार्केट कंडीशन है, अगर इन्फ्लेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए तो भी ज्यादा रिस्क ना हो, और इसी के साथ साथ ये एम करता है कि जो आपका रिस्क है उसको कम से कम करे डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। और ये 2 स्टेप्स आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही चीज मैंने करण को समझाई थी। थोड़ी मेहनत लगी थी, लेकिन जब उसने समझा उसके बाद उसने मुझे थैंक यू क्यों बोला, अब आप समझ पाओगे। देखो, स्टॉक मार्केट अनसर्टन है, किसी को नहीं पता शेयर बाजार में कल क्या होगा, कितने साल बाजार गिरे रहेगा, कितने साल बाजार उठा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट 1 साल का अगर मैं चार्ट दिखाऊं तो जो निफ्टी है आज भी 4-4.5% डाउन है। मतलब 1 साल में तो कोई रिटर्न्स नहीं मिले। इवन अगर आप लास्ट 2 साल से देखोगे तो भी कुछ नहीं बना स्टॉक मार्केट के अंदर, और लॉस भी दिख रहा होगा काफी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इमरजेंसी फंड। अगर आपकी ईएमआई चल रही है तो ईएमआई तो रुकेगी नहीं। अगर जॉब नहीं है या खर्चा एकदम से ज्यादा आ गया तो ईएमआई तो चलती रहेगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई घर के अंदर, जॉब नहीं बची, जॉब मार्केट बहुत ज्यादा अनसर्टन है, तो क्या करोगे? स्टॉक मार्केट से पैसा लोगे। स्टॉक मार्केट डाउन है तो लॉस करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड बनाओ एटलीस्ट 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए आप अपने आप को सेव कर पाओ। लेकिन इस सिचुएशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि भगवान ना करे किसी के घर में परेशानी आ जाए, मतलब कोई बीमार पड़ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे। अगर सेविंग होगी तो वहां से निकालोगे पैसा, अगर सेविंग नहीं होगी तो स्टॉक मार्केट से निकालोगे पैसा। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि स्टॉक मार्केट में लोग लॉस क्यों करते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे बोलूंगा कि डिट्टो इंश्योरेंस, जो कि जीरो द बैक एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हो बिना किसी प्रेशर के, और जो उनके सर्टिफाइड एडवाइजर है वो आपकी हेल्प करेंगे पॉलिसी चूज करने में। और कभी क्लेम आता है जब भी वो आपकी हेल्प करेंगे पूरे प्रोसेस के अंदर। जैसे हम जब भी नॉर्मल इंश्योरेंस लेते हैं तो आसपास वाले से ले लेते हैं, और जब क्लेम आता है या तो वो फोन नहीं उठाता या वो आपको गलत पॉलिसी चिपका देता है। और इसी चीज के अंदर जो डिट्टो इंश्योरेंस है ये आपकी हेल्प करता है, चाहे इंश्योरेंस लेना हो या फिर क्लेम आ जाए। इनके जो एजेंट है वो आपको सपोर्ट करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किसी भी इंश्योरेंस के ब्रोकर नहीं है, वरना जो ब्रोकर होता है ना उसको जहां कमीशन मिलता है वो वही पॉलिसी देते हैं। ये ब्रोकर नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सी पॉलिसी अच्छी है वो चूज करने में हेल्प करेंगे। कई लोगों को पॉलिसी समझ नहीं आती, पॉलिसी की कंडीशन समझ नहीं आती, तो उसमें भी इनके जो एडवाइजर हैं वो आपकी हेल्प करने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा मिथ है कि जो पॉलिसी है ना वो बहुत महंगी होगी। अगर मुझे 5 लाख 10 लाख की लेनी है तो भाई 30,000 40,000 की होगी। नहीं, 500 से 700 रुपए मंथली प्रीमियम के ऊपर आपको पॉलिसी मिल जाती है। तो इतनी महंगी नहीं होती पॉलिसी, लेकिन कभी हॉस्पिटल के चक्कर लग गए तो आपको पता चलेगा पूरी की पूरी सेविंग उड़ जाती है, स्टॉक मार्केट से पैसा निकल जाता है। और ऐसे केस मैंने ना जाने कितने देखे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मैंने डिट्टो के साथ 30 मिनट की फ्री कॉल बुक करी थी, और उस कॉल के अंदर मेरी सारी क्वेरीज का आंसर दिया गया। कोई कॉल नहीं किया गया जब तक मैं कंफर्टेबल नहीं था, और जब मैं कंफर्टेबल हुआ तो मैंने जाके यहाँ से इंश्योरेंस खरीदा था। बट प्लेटफॉर्म अच्छा है, स्पैम फ्री प्लेटफॉर्म है, जीरो द बैक है, तो एक बार ट्राई जरूर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहला सेक्टर है एनबीएफसी सेक्टर, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कहते हैं। अब जो एनबीएफसी सेक्टर है ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द प्रोमिनेंट सेक्टर्स में से आता है, क्योंकि इंडिया का जो डिविडेंड है, मतलब 140 करोड़ की जनता वो कंज्यूम करना चाहती है। और जब कोई कंज्यूम करना चाहता है तो हर किसी के पास तो पैसा होगा नहीं। ज्यादातर लोग 2026 के अंदर जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो ईएमआई के ऊपर लेते हैं। अब ईएमआई के ऊपर लेते हैं तो यहाँ पर कौन सी कंपनी आती है? एनबीएफसी कंपनी। क्योंकि जो बैंक्स होते हैं वो इतनी आसानी से लोन प्रोवाइड नहीं करते अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो एनबीएफसी जो सेक्टर है ये माना जाता है कि आने वाले 10 साल के अंदर जो इंडस्ट्री है वो एटलीस्ट 10% सीएजीआर से ग्रो करेगी। अब एनबीएफसी सेक्टर के अंदर भी अलग अलग कंपनीज आती है। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको मोबाइल लेना हो, अगर आपको पर्सनल लोन लेना हो, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है हमारा बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट एनबीएफसी कंपनी
कंपनी है और ये बजाज ग्रुप की कंपनी है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रस्ट भी आता है। अगर हम इसके निम रेशियोज को देखें तो काफी सारे एनालिस्ट इस समय पे कह रहे हैं कि जो एनबीएफसी सेक्टर है वो ग्रो करने वाला है और निम रेशियो जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं ये भी काफी कम होने वाला है। बजाज फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी काफी सारे लोगों को पता होगा क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है। अब जो बजाज फाइनेंस है ये नॉर्थ इंडिया में काफी पॉपुलर है, तो साउथ इंडिया को कैसे भूल सकते हैं। तो साउथ इंडिया को टारगेट करता है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। अब जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी है इसके अंदर भी काफी सारी कंपनीज होती है, जैसे कि फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस के अंदर भी एएमसी कंपनी है और काफी सारे अलग अलग सेक्टर्स आते हैं चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी में। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट फाइनेंस कंपनी में नहीं, इसके छोटे छोटे हिस्सों में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो चोलामंडलम है ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, तो ये भी आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। अगली एनबीएफसी कंपनी है जो कि काफी प्रोमिनेंट है, वो है श्रीराम फाइनेंस। अब जो श्रीराम फाइनेंस है सेकंड हैंड व्हीकल के अंदर मेनली काम करती है। अब यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही MUGF ने इन्वेस्ट किया है जो कि जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स में से आता है, और उसके बाद श्रीराम फाइनेंस के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये अब रिटेल लेंडिंग के अंदर भी जाने वाले हैं। मतलब आप मोबाइल खरीदोगे तो हो सकता है आगे चल करके आपको श्रीराम फाइनेंस का कार्ड मिल जाए जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल की EMI करवा सकते हो। तो ये 3 इंडिया की टॉप कंपनीज हैं जो कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर काम करती है। और इंडिया के अंदर जो लोन लेने वाली जनता है वो अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास है, और वहीं पर जो यूएस के अंदर लोन लेने वाली जनता है वो 77 से 80% तक है, क्योंकि ज्यादातर अडल्ट्स के पास वहां पे क्रेडिट कार्ड होता है। और धीरे धीरे करके जो हमारी जेन ज़ी जनरेशन है वो भी इसी ट्रैप पे फंसती जा रही है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होने वाला है? एनबीएफसी कंपनीज को सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज वही कंपनी है जो कि ईएमआई भी देती है और लोन पर पैसा भी देती है। तो इसी वजह से एनबीएफसी सेक्टर आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। सेकंड सेक्टर निकल के आता है एनर्जी सेक्टर। इंडिया के अंदर एनर्जी अभी भी टियर 2 टियर 3 सिटीज में प्रॉपर नहीं है, और इंडिया के अंदर ना काफी सारे डेटा सेंटर बनने वाले हैं। मतलब जो एनर्जी है वो काफी तेजी से बढ़ने वाली है, और इसी सेक्टर के अंदर कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर हैं जो कि काम कर रहे हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो L&T एक मेजर प्लेयर है जो कि गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, और इंडिया के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भी L&T काफी सारे प्रोजेक्ट्स इस समय पे मैनेज कर रहा है। मतलब क्या है कि जो AI डेटा सेंटर वाली थीम चल रही है उसके अंदर L&T बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो पावर ग्रिड है वो हमारी दूसरी कंपनी है, क्योंकि एक गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। अब जो पावर ग्रिड है वो महारत्ना CPSU के अंदर इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रोक्सीमेटली 49% के आसपास होल्ड करता है। मतलब क्या है कि ये एक सरकारी कंपनी है। अब इसी सेक्टर में हमारी तीसरी कंपनी आती है जिसका नाम है CG पावर। अब जो CG पावर है वो एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है यूटिलिटीज, इंडस्ट्री और कंज्यूमर ऑफ मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन एफिशिएंटी सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के अंदर। और इस कंपनी के अंदर एक प्रोमोटर है जिसका नाम है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। अब मुरुगप्पा ग्रुप वही कंपनी है जो चोलामंडलम के अंदर भी है। मतलब क्या है कि इस कंपनी के अंदर जो फंडिंग है वो काफी ज्यादा कांस्टेंट है, और इसका जो ऑर्डर बुक है ये भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। और इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा पुश कर रही है। तो आपको क्या लगता है आने वाले 10 साल के अंदर डेटा सेंटर की वजह से क्या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम होने वाली है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बढ़ने वाली है, राइट। और इसी वजह से जो एनर्जी सेक्टर है वो आप रिसेंटली भी देखोगे लास्ट 1 साल से काफी तेजी से ग्रो करता हुआ दिख रहा है, और इसी वजह से इसको हमने ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो के अंदर रखा भी है। तीसरा सेक्टर है केबल एंड वायर सेक्टर। देखो AI हो या नॉर्मल बिल्डिंग बन रही हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, एक कॉमन चीज है जो कि हर जगह यूज होने वाली है, जो कि है केबल एंड वायर। और रिसेंटली डेटा सेंटर और AI की वजह से इसके अंदर शॉर्टेज भी चल रही है, और आने वाले टाइम पे AI डेटा सेंटर की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है इसकी भी लॉन्जिविटी काफी ज्यादा दिखती है। तो इसके अंदर भी 2 मेन कंपनीज हैं जो कि मेनली काम कर रही है। सबसे पहली कंपनी हमारी KEI इंडस्ट्री, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1968 के अंदर। वो मैन्युफैक्चर करती है वायर और केबल, जैसे कि EHV केबल्स, ST केबल, LT केबल्स एंड सेल करती है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी। और दूसरी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चर केबल है। इनके पास प्रैक्टिकली हर रेंज की वायर है जो कि यूज होती है अप्लायंसेस के अंदर। पॉलीकैब ने रिसेंटली काफी वाइड रेंज की कंज्यूमर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि फैन, स्विचेस, ल्यूमिनस, सोलर इन्वर्टर्स और पंप्स। मतलब ये एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है अपने आप के अंदर ही। और ये दोनों जो कंपनीज हैं ये AI डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और गवर्नमेंट कहां पे इन्वेस्ट कर रही है? इन्हीं पर्टिकुलर सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रही है। और इंडिया के अंदर डिमांड कहां से आ रही है? यहीं से आ रही है। इंडिया को क्या चाहिए? घर चाहिए। वहां पर भी यही जो कंपनीज है वो मेनली काम करने वाली है। तो इसी वजह से इस सेक्टर को भी हमने अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है।
तीसरी कंपनी आती है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री। अब जो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 के अंदर और ये मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट को। और ये कंपनी इस समय पे पाइप्स बनाने पे भी फोकस कर रही है, जो कि एआई डेटा सेंटर को कूलिंग प्रोवाइड करेगी। तो इसी वजह से एरोफ्लेक्स का नाम आपने रिसेंटली सुनना शुरू किया होगा कि ये एआई डेटा सेंटर के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली है। अब इसके बाद दो मेन कंपनीज आती हैं। सबसे पहली है स्टॉक मार्केट से लिंक। देखो, कोई भी इकोनॉमी हो उसके अंदर स्टॉक मार्केट होती है। स्टॉक मार्केट क्यों होती है? ताकि जो पब्लिक है वो कंपनी में पैसा लगा पाए और कंपनीज को पैसा मिल पाए, ताकि वो अपने रेवेन्यू बढ़ा पाए, अपनी ग्रोथ कर पाए, इसलिए स्टॉक मार्केट होती है। जब भी एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको स्टोर करना पड़ता है अपना शेयर, और डीमैटेरियलाइज के अंदर ही वो स्टोर करता है। तो इसीलिए इंडिया के अंदर दो कंपनीज होती हैं, एक है CDSL, दूसरी है NSDL। तो जब तक स्टॉक मार्केट चलेगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग बेचेंगे, लोग खरीदेंगे। अगर बुल रन आता है तो इनका बिजनेस बढ़ता है, अगर बुल रन नहीं होता, लोग इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करते, तो इनका बिजनेस गिरता है। लेकिन जब तक स्टॉक मार्केट है तब तक डीमैटेरियलाइज फॉर्म के अंदर उनको स्टोर करना पड़ेगा, तब तक CDSL और NSDL का बिजनेस चलता रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनका जो मोट है वो है काफी सारे रूल एंड रेगुलेशंस। मतलब कोई भी रैंडम कंपनी आकर के डीमैटेरियलाइज फॉर्म वाला अपना जो बिजनेस है वो सेटअप नहीं कर सकती। और ये जो कंपनी है ये हाई कैश फ्लो वाली कंपनी है। मतलब क्या है कि इन्होंने एक टेक बना दिया, अब उस टेक को मेंटेन करना है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, तो कैश रिच ये कंपनी होती है। अब अगला जो सेक्टर है वो भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन ये पूरी दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे कोई भी इंसान है तो भाई वो बीमार पड़ेगा, चोट लगेगी, एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ भी होगा, तो उसको कहां जाना पड़ेगा? उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। और जब आप हॉस्पिटल जाओगे तो आप इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में जाना पसंद करोगे। तो इसी वजह से तीन कंपनीज आती है इसमें, मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हेल्थ केयर और नारायणा हॉस्पिटल। ये तीन इंडिया के टॉप लीडिंग हेल्थ केयर प्लेयर हैं, जो कि इंडिया के अंदर काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक ऑल वेदर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बना सकते हैं। मैं एक और बार बोलूंगा, ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कैसे एक पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है जहां पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो बिना ज्यादा टेंशन लिए, पैसिव तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, वो होता है म्यूचुअल फंड। अगर इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? अगर कुछ नहीं आता तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो। अब म्यूचुअल फंड भी बहुत सारे हैं, तो सिंपलेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? एक होता है फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड, एक होता है मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। किसी भी तरीके का म्यूचुअल फंड आप अपने पोर्टफोलियो को ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पे पराग पारेख फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड, जो इंडिया के अंदर AUM के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। दूसरा आता है मल्टी कैप, इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। जो पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम इन दोनों में भी इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली हम इन्वेस्ट करते, ज्यादा झंझट नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो जो कि इंडिया की कोर वैल्यूज से जुड़ा हुआ है। दूसरी चीज, आप अपने आप को इंश्योरेंस से बैक कर सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस से, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने यंग हो उतना कम प्रीमियम लगता है। अगर और डिटेल में समझना चाहते हो तो अभी जाओ, कॉल बुक करो और अपनी सारी क्वेरी सॉल्व कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, इमरजेंसी फंड बना सकते हो, डेट फंड में डाल सकते हो, FD कर सकते हो, ताकि जब पैसे की जरूरत पड़े तो स्टॉक ना बेचना पड़े, FD से काम चल जाए और एक साल में तो चीजें नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मली देखा गया है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ये ऑल वेदर पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं ये पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वाली वीडियो देख लेना जहां पर हमने डिस्कस करा हुआ है ऐसे स्टॉक्स जो कि इस समय पे अंडर वैल्यूड हैं।